नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ अपनी इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है लसप मसप। लसप मसप टॉपिक, इससे संबंधित जो भी प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से लगभग हर प्रकार के प्रश्न जो है वो कवर हो जाएंगे और पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा प्रश्नों के माध्यम से। हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये टॉपिक भी संपूर्ण रूप से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस प्रश्न को, इस सीरीज को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करें। इन प्रश्नों को वापस घर जाके आप लोग रफ में प्रैक्टिस जरूर करें और इसकी पीडीएफ जो है वो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग सर्च भी करना चाहो तो मैथ्स बाय दिलीप सर नाम करके जो हमारे चैनल का नाम है, उसी नाम को अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको सबसे ऊपर जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई बातों को आज समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से यही बात बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें मेरे भाइयों, है ना। जिस तरीके से मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं, और बस एक छोटी सी उम्मीद रहती है आप लोगों से कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें और भी उन जरूरतमंद छात्रों को साथ में जोड़ें जो इस काबिल नहीं है कि वो लोग फीस दे सके और बहुत ज़्यादा हाई फीस भर के किसी संस्थान में प्रवेश ले सके। तो उनके लिए निःशुल्क सेशन ये चलाया जा रहा है ताकि वो लोग रीट में सफलता हासिल कर सके। आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार आज की सीरीज का पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके सामने। प्रश्न है हमारे पास 1440 का कैनोनिकल रूप क्या होगा। कैनोनिकल रूप का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें और उन अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखना ही कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। तो देखना, जैसे हमारे पास है यहाँ पे 1440 के अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? अभाज्य संख्याओं का भाग देते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जाएगा 720 बार, वापस जाएगा 2 का भाग 360 बार, वापस जाएगा 2 का भाग 180 बार, उसके बाद वापस जा रहा है यहाँ पर 2 का भाग और 2 का भाग जाएगा 90 बार, उसके बाद फिर से 2 का भाग जा रहा है कितनी बार भाइयों? 45 बार। अब 3 का भाग जाएगा 15 बार, उसके बाद फिर से 3 का भाग जाएगा 5 बार और अंत में 5 का भाग गया कितनी बार? 1 बार। तो इस प्रकार अगर अपन घातों के रूप में ये सारे जो पद है आगे वाली, ये अभाज्य गुणनखंड है और इन अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 और 5 बार, यानी 2 की घात क्या हो जाएगी? 5 इंटू 3 आ रहा है मेरे भाइयों 2 बार, यानी इंटू 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो 5 का 5 लिख दो और घात में चाहो तो 1 लिख दो, घात में 1 नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। हाँ भाई, अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला है? 3375 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? इसके लिए 33075 के अभाज्य गुणनखंड करके और सारे अभाज्य गुणनखंडों को गिनना पड़ेगा। तो 33075 के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य संख्याओं को भाग देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग तो यहाँ जा नहीं रहा, पर 3 का जरूर जाएगा। 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, आगे हो जाएगा 0 और उसके बाद में 3 का भाग जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 11,025 बार। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। 3 का भाग फिर से जा रहा है कितनी बार? 3 तिया 9, पीछे बचा 2, 20 में 3 छंग 18, पीछे बचा 2, 3 सत्ते 21, पीछे बचा 1, 3 पंजे 15। फिर से 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1225 बार।
अच्छा, अब 3 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका? क्योंकि 3 का भाग क्यों नहीं जाएगा? 3 के भाग के लिए अंकों का योग चेक करते हैं। 5 और 2 7 और 2 9 और 1 11। 11 में 3 का भाग जाता नहीं। 2 के भाग के लिए सिर्फ इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक होना चाहिए 0 2 4 6 8, इसीलिए यहाँ 2 का भाग नहीं गया। अगली अभाज्य संख्या, जब भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, उसके बाद 5। 5 का भाग देते हैं। 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 चौक 20, पीछे बचा 2, 5 पंजे 25। वापस देते हैं 5 का भाग। 5 चौक 20, पीछे बचा 4, 5 नम 45। अब देते हैं भाग किसका? 7 का, 7 बार, और फिर से 7 का कितनी बार? 1 बार। पूछा है अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? कितने हैं गिन लो भाई। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 अभाज्य गुणनखंड है। पूछा क्या है? कितने अभाज्य गुणनखंड है? 3 4 5 या 5 से अधिक। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, यहाँ पे एक और शब्द भी लिखा हुआ है, कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है। ये प्रश्न को कंफ्यूज करने के लिए बोला है, तो एकदम अच्छे से सुनना। यहाँ पे भिन्न भिन्न का मतलब क्या है? तो देखना, भिन्न भिन्न मतलब अभाज्य गुणनखंडों में देखो भाई 3 जो है, अब अपन को अलग अलग प्रकार के अभाज्य गुणनखंड लेने। तो अभाज्य गुणनखंडों में एक तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना। तो भिन्न भिन्न का मतलब ये है कि आप जो है इस 3 को एक बार ही गिने। तो 3 आ रहा है। कितने टाइप के अभाज्य गुणनखंड है? कितने प्रकार है? एक तो अभाज्य गुणनखंड में 3 आ रहा है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है, और तीसरा अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है? 7। यहाँ पे यदि भिन्न भिन्न शब्द नहीं काम में लेते, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तब इसका उत्तर होता 5 से अधिक। लेकिन हमको पूछा है कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है, तो भिन्न भिन्न मतलब कितने कितने टाइप के अभाज्य गुणनखंड है। तो एक तो 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 7। तो कुल मिला के कितने टाइप के अभाज्य गुणनखंड है? 3 प्रकार के। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। तो इस प्रश्न ने भाषा में कंफ्यूज करने की कोशिश की। काफी लोगों ने 5 से अधिक बताया, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला भिन्न भिन्न प्रकार कौन कौन से अभाज्य गुणनखंडों के कौन कौन से प्रकार है। 3 है, उसमें 5 है और 7 है। तो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, 3 5 और 7। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा था। एक और प्रश्न आपके सामने देखो। अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला है? 14,112 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। यहां आपको भिन्न भिन्न नहीं बोला है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। 14,112, इसमें जब अपन भाग देंगे अभाज्य संख्याओं का, तो सबसे पहले किसका भाग दे? 2 का, 7 बार जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 0 5 6, फिर से भाग दे देते हैं 2 का भाग जाएगा 35, और यहाँ हो जाएगा 28। वापस भाग जा रहा है 2 का, 17 दूनी 34, 2 छंग 12, 1764। वापस भाग जा रहा है 2 का, 2 अठे 16, वापस 2 अठे 16, 2 दूनी 4। वापस 2 का भाग जा रहा है 441 बार। अब 3 का भाग जा रहा है 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 3 चौक 12, पीछे बचा 2, और 3 सत्ते 21। वापस जा रहा है 3 का भाग, क्योंकि 7 और 4 11 और 1 12, तो 3 का भाग 3 चौक 12, पीछे बचा 2, 3 नम 27। अब भाग किसका जा रहा? 7 का 7 बार, फिर से 7 का भाग 1 बार। तो यहाँ पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल 9 अभाज्य गुणनखंड मिले यहाँ अपन को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी में बोला होता कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है, तो भिन्न भिन्न कौन से? एक तो 2 है, 3 है और 5 है, तब इसका उत्तर 3 होता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला, यहाँ कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक और प्रश्न, जिसके अंदर बोला है 1440 के कुल कितने गुणनखंड है। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है मेरे भाइयों, यहां पूछा है गुणनखंड कितने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे तो आपके थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। गुणनखंडों की जब भी बात करें तो कैसे प्रश्न को सरल करना। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड है। तो उसकी भी शुरुआत ऐसे ही होती है, अभाज्य गुणनखंडों से ही अपन प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और इसके लिए पहले क्या करते हैं? 1440 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग 720 बार, वापस 2 का भाग 360 बार, वापस 2 का भाग 180 बार, फिर से 2 का भाग 90 बार, 2 का भाग 45 बार,
3 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। अब क्या करना है, अब इन सब को आप क्या करें, घात के रूप में लिखें। घात के रूप में लिखो भाई 2 की घात 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात कितनी है 5, इंटू 3 की घात 3 आ रहा 2 बार, यानी 3 की घात 2, इंटू 5 की घात क्या हो जाएगी 1। जब अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे, केवल गुणनखंडों की संख्या पूछे, गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं गुणनखंड पूछ ले। अभाज्य गुणनखंड पूछे होते कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तब तो गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बोल देते, या फिर कैनोनिकल फॉर्म की घातों को जोड़ने से भी पता लग जाता है 5 और 2 7 और 1 8। लेकिन यह अभाज्य गुणनखंड नहीं, जब गुणनखंडों की संख्या पूछे तब क्या करना होता है, पहले कैनोनिकल फॉर्म में लिखें, घात रूप में लिखें, फिर क्या करें, और गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका होता है प्रत्येक घात में एक एक जोड़कर गुणा कर दे। पहली घात ये 5 है ना, तो 5 + 1 इंटू अगले कोष्टक में घात 2 है तो 2 + 1, अगले कोष्टक में 5 की घात 1 है तो करना है 1 + 1। तो अब देखना 5 + 1 कितना 6, इंटू 2 + 1 कितना 3, इंटू 1 + 1 कितना 2, तो 6 × 18 18 दूनी 36, यानी यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या जो है वो कितनी होगी 36 गुणनखंड होंगे। यदि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पूछे होते ना, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी होती ना, तब उत्तर आता 5 और 2 7 और 1 8 आता। लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड पूछे तो क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की घात में एक एक जोड़कर गुणा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों के काम आएगा, और ये प्रश्न नए प्रकार का है, इसको जरूर रिवाइज करें घर पे। अगले प्रश्न पर जाने से पहले सबसे पहले यही बोलूंगा, देखो किस प्रकार नए प्रकार के प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। यदि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को पहले लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप क्या करें, इसको शेयर करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न ये रहा आपके सामने, फिर से एक प्रश्न है, 180 के सभी गुणनखंडों का योग निकालें। अब ये गुणनखंडों का योग कैसे निकालें, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब देखो गुणनखंड कौन से है, गुणनखंड कितने हैं ये निकालना अपन ने सीखा, लेकिन गुणनखंड कौन कौन से है ये पता करने का क्या तरीका होता है, इसको ध्यान से सुनना। जैसे 180 है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंडों में फर्क होता है। अब देखो गुणनखंड, जितने भी गुणनखंड है उन सब का योग निकालें। तो देखो इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने ये सिखाया आपको कि जब भी बोले कितने गुणनखंड है तो इस मेथड से अपन काम में लेते हैं, जब अपन को सिर्फ इसी बात से मतलब है कि गुणनखंड कितने हैं। लेकिन जब अपन को यह भी पता करना हो ना गुणनखंड कौन कौन से होंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं गुणनखंडों की बात कर रहा हूं, गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तब पता करने का क्या तरीका होता है, 180 किन दो संख्याओं से गुणा करने पर बन सकता है। तो सबसे पहले 1 से शुरू करो, अच्छा 1 × 180 करो तो भी 180 बन सकता है, और 2 × 90 कर दो तो भी 180 बनेगा, या 3 × 60 कर दो तो भी 180 बनेगा, या फिर 4 × 45 कर दो तो भी 180 बनेगा, या फिर 5 × अपन क्या कर सकते हैं, 5 × अपन 36 कर दे तो भी 180 बनेगा, या फिर 6 × क्या कर दें, 6 × अपन कर सकते हैं 30 तो भी 180 बनेगा, 7 से बनेगा नहीं, 8 से बनेगा नहीं, 9 × 20 कर दो तो भी 180 बनेगा, या फिर 10 × 18 कर दो तो भी 180 बनेगा, या फिर अपन क्या करें 10 के बाद में 11 से बनेगा नहीं, 12 × 15 कर दे तो भी 180 बनेगा। तो 180 अगर अपन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ इन्हीं संख्याओं से बन सकता है। और अपन को पूछा क्या है यहाँ पे जितने भी, अब यहाँ पे देखो 180 जिन दो दो संख्याओं का गुणा करने से बना है, तो यहाँ पे ये जितनी भी संख्या है 2-2 करके आपको नजर आ रही है ना, ये सारी संख्याएं ही है 180 के गुणनखंड। अपन चाहते तो गुणनखंडों की संख्या ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन 1440 बड़ी संख्या थी, उसमें गुणनखंड फिर अपन इस प्रकार निकालने बैठते ना तो अपन
प्रश्न को बहुत लेट हल कर पाते। अब पूछ ले गुणनखंड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 गुणनखंड है। लेकिन अगर अपन को बोला गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो यहां जितनी भी संख्या नजर आ रही है सबका योग कर दे। सबका योग मतलब 180 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6 9 5 4 3 2 और 1, इन सब का जोड़ करो। जब आप इन सब का जोड़ करोगे तो आपको पता लगेगा सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो जब आप सभी गुणनखंडों का योग यहाँ करके देखोगे तो ये योग जब आप करोगे सारी संख्याओं का, तो वो योग यहाँ पे आपको मिलेगा 546। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी गुणनखंडों का योग क्या है, 546। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। अच्छा, अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला है, 18 तथा 24 के कितने उभयनिष्ठ गुणज होंगे। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब होता है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, यानी क्या होता है, लसप। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब होता है वह संख्या जिसमें 18 और 24 दोनों का भाग पूरा पूरा जाए। तो पहले तो अपन को 18 और 24 का लसप निकालना पड़ेगा। तो ये है 18, ये है 24, इसका लसप निकालते हैं। 2 का भाग 9 और 12, वापस 2 का भाग 9 में जाता नहीं, 12 में 6 बार, वापस 2 का भाग 9 में जाता नहीं, 6 में 3 बार। अब 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 में 1 बार। अब 3 का भाग 1 और 1। अब गुणा कर दे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। यानी लसब क्या है, लसब हो गया हमारे पास 72। यानी उभयनिष्ठ गुणज का मतलब होता है जिसमें इन दोनों का भाग जाए वह संख्या या तो 72 होगी, सबसे छोटी संख्या बोले तो 72, नहीं तो अब 72 का पहाड़ा बोलते जाओ। 72 का पहाड़ा तो 72 दूनी, 72 एकम 72, 72 दूनी 144, 72 तिया 216, 72 चौक 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288, 72 पंजे 360। लेकिन अपन को क्या बोला है, 300 से छोटे छोटे पद लेने, यानी और आगे बढ़ना ही नहीं है। तो 300 से छोटे ऐसे कितने पद हैं जिनमें 18 और 24 दोनों का भाग पूरा पूरा जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऐसे टोटल पदों की संख्या कितनी है, 4। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब होता है लसब और उसका पहाड़ा। तो लसब क्या हो गया, 72, और 72 का पहाड़ा यानी 72 को आप अनंत तक ले जा सकते हो। 72 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। लेकिन अपन को बोला 300 से छोटे मान रहे तब तक ही गुणा करना। 72 गुणा 1 किया, 72 गुणा 2, 72 गुणा 3, 72 गुणा 4, 72 गुणा 5 करते ही 300 से मान बड़ा हो गया था। इसलिए अपन को सिर्फ 4 बार 4 पद ही काम में लेने थे। तो 18 और 24 के ऐसे उभयनिष्ठ गुणज जो 300 से छोटे हैं वो कितने हो जाएंगे, 4। नए टाइप का प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाइयों, इस प्रश्न का आप अच्छे से रिवीजन करें। अगले प्रश्न पर जाने से पहले फिर से कहना चाहूंगा भाइयों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दे। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अन्य जरूरतमंद छात्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूं जिसके माध्यम से लसब मसब पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। अच्छा, फिर से एक प्रश्न है, क्या बोला है, 12, 15 और 24 के 3 अंकों के सर्वनिष्ठ गुणज। सर्वनिष्ठ गुणज तो सबसे छोटा सर्वनिष्ठ गुणज क्या होता है, लसब होता है, और उससे बड़े सर्वनिष्ठ गुणज होते हैं लसब का पहाड़ा। तो अपन क्या करते हैं, 12, 15 और 24 का लसब निकाल लेते हैं। 12, 15 और 24 का अपन लसब निकालते। तो जब आप 12, 15 और 24 का लसब निकालोगे तो 2 का भाग दे देते हैं 6, 15, 12। वापस 2 का भाग दे देते हैं कितनी बार, 3 बार, 15, और इसमें 2 का भाग 6 बार। अब किसका भाग दे, 2 का फिर जा रहा है, 3 में नहीं जाता, 15 में नहीं जाता, 6 में 2 का भाग 3 बार। अब 3 का भाग देना पड़ेगा 1, 5, 1। अब किसका भाग दे भाई, 5 का, 1, 1 और 1। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, यानी लसब हो जाएगा 120।
लसब तो 120 हो गया। अब अपन को बोला ऐसे सर्वनिष्ठ गुणज चाहिए। सर्वनिष्ठ गुणज मतलब लसब और उसका पहाड़ा, लेकिन 3 अंकों तक मान रहे तब तक ही जो 120 का पहाड़ा मतलब पहले तो 120, फिर 120 का गुणा 2 से किया 240, फिर 120 का गुणा 3 से किया 360, 120 का गुणा 4 से किया 480, 120 का गुणा 5 से किया तो 600, 120 का गुणा अपन 6 से करेंगे तो 720, 7 से करोगे तो 840, 8 से करोगे तो 960, और 9 से करोगे तो 1080। लेकिन यहाँ काम बिगड़ गया, आपको सिर्फ तब तक गुणा करना है जब तक सिर्फ 3 अंकों का मान रहे। तो 3 अंकों के मान कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऐसे सर्वनिष्ठ गुणज, सर्वनिष्ठ गुणज किसको बोलते हैं, लसब का पहाड़ा। लसब का पहाड़ा या लसब के गुणज, लसब गुणा 1, पहाड़ा मतलब जो भी लसब आए उसका गुणा 1 करो, फिर गुणा 2 करो, गुणा 3 करो, गुणा 4 करो, और ऐसे आगे बढ़ते जाओ, वही होते सर्वनिष्ठ गुणज। सर्वनिष्ठ गुणजों की संख्या वैसे तो अनंत होती है, लेकिन अपन को बोला है जब तक 3 अंक रहे तब तक रुक जाना। तो अब देखो यहाँ पे 4 अंक हो गए थे तो अपन आगे नहीं बढ़े, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 अंकों के सर्वनिष्ठ गुणजों की संख्या कितनी आ गई, 8। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न एक आसान सा प्रश्न है आपके लिए, ये रहा स्क्रीन पर, आप इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। तो यहां पे 3 अलग अलग पद कैनोनिकल रूप में दे रखे हैं। अभाज्य गुणनखंड पहले से दे रखे, और अभाज्य गुणनखंडों का आपको क्या निकालना है, आपको मसप निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंडों का जब भी मसप निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, कैनोनिकल रूप में सबसे पहले वह अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं जो तीनों में कॉमन आता है, और उसकी भी न्यूनतम घात काम में लेते हैं। यही तरीका होता है मसप निकालने का। तो तीनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, कौन सी अभाज्य संख्या तीनों में कॉमन आ रही है, पहले तो वो देखें। पहले 2 को देखते, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो सबसे पहले 2 की कम से कम घात, 2 की घात 5 4 और 2, कम से कम घात कितनी, 2 की घात 2 इंटू आगे और क्या कॉमन आ रहा है, 3 3 और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो चलो अपन ने 3 लिख दिया। 3 की कम से कम घात, 3 की घात 3, 3 की घात 2, इधर 3 की घात 1 है, कम से कम घात काम में लेनी, तो 3 की घात 1 है, 1 घात नहीं लिखो, 3 का 3 रहने देते। और क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, और 5 की कम से कम कितनी घात है, 5 की कम से कम घात है 1, और 1 घात लगाने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तीनों में। 7 यहाँ पे तो है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है। इस प्रकार यही हमारे पास मसब हो जाएगा, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान प्रश्न था ये, कि जब कैनोनिकल रूप दिए हुए हो तब अपन उसका मसब कैसे निकालते हैं। फिर से एक ऐसा ही प्रश्न जिसमें लसप निकालना है, कैनोनिकल रूप का लसप कैसे निकालते हैं। तो जब आप लसप निकालोगे तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, लसप में क्या करता है, कॉमन की जरूरत भी नहीं है, सारे अभाज्य गुणनखंड काम में ले, सारे अभाज्य गुणनखंड काम में लें। लेकिन कौन से काम में लेने हैं, कैनोनिकल रूप में प्रत्येक पद काम में ले, लेकिन हर पद में न्यूनतम नहीं अधिकतम घात काम में लेनी है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, सबकी अधिकतम घात काम में लेनी है। तो जब अपन इस नियम को काम में लेंगे तो हमारे पास लसप आ जाएगा। तो लसप कैसे आएगा, पहले 2 की अधिकतम घात, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 3 यहाँ पे सिर्फ 2 है तो अधिकतम हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 3 में अधिकतम घात कितनी है, 3 में अधिकतम घात है 3 की घात 3, उसके बाद इंटू यहाँ पे 5 है नहीं, अगला 7 है, 7 में अधिकतम घात कौन सी है, 7 की घात 2। 7 के बाद में अब देखो और अपन देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे देखना ये थोड़ा सा अपने को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है, कभी भी 9 साथ में नहीं आएगा। 9 को अपन क्या लिखेंगे, 3 की घात 2 लिखेंगे, ध्यान से सुनना, 3 की घात 2। और 9 को जब 3 की घात 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 1, टोटल क्या बन जाएगा 3 की घात 3, और इस 9 को हटा देंगे। और ऐसा करके भी देखोगे तो भी 3 की अधिकतम घात 3 की घात 3 ही है अभी भी। 9 को क्यों हटाया, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 कैसी संख्या है, भाज्य है, तो उसको अभाज्य संख्या की घात के रूप में लिख दिया। 9 को क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, और एक 3 की घात 1 पहले से थी, 3 की घात 2, टोटल 3 की घात है, जुड़ के 3 की घात 3 हो गया।
अच्छा 3 के बाद हो जाएगा 7 के बाद में 11, 11 की अधिकतम घात कितनी है 11 की घात 2 इंटू 13, 13 में अकेला ही पद है 13, तो ये हो जाएगा गुणा 13। इस प्रकार लसब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान प्रश्न था। ऐसा ही एक और प्रश्न है, दो पद कैनोनिकल रूप में दे रखे हैं, देख ले सारे अभाज्य संख्याएं हैं, 2 की घात 3 की घात 5 की घात, ये डॉट का मतलब गुणा ही होता है, ये डॉट का मतलब गुणा है। इधर भी 2 की घात 3, यहाँ 3 और 7 इन दोनों में घात नहीं लगी हुई, मतलब घात 1 है और मस्सब निकालना है। तो मस्सब में मैंने आपको क्या बताया, मस्सब में आपको बताया कॉमन लेना है और न्यूनतम घात। कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, दोनों में 2 है, और 2 की कम घात किस में, इधर घात 3 है इधर 5 है, तो 2 की घात 3 हो जाएगी। डॉट या गुणा। आगे बढ़ते हैं, और क्या कॉमन आ रहा है, 3, इधर भी 3 की घात 10 है, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 है, तो कम घात कौन सा है, सिर्फ 3, क्योंकि उधर घात 1 ही बनती है। 5 कॉमन आ नहीं रहा, 7 भी कॉमन आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब 2 की घात 3 इंटू 3, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बड़ा ही आसान और सिंपल प्रश्न था ये। एक और प्रश्न, 3 अलग अलग पद लिखे हुए हैं समान घात वाले, 3 की घात 7, 3 की घात 10, 3 की घात 13। जब समान घात, समान संख्या की घात हो, तब मस्सब क्या होता है, न्यूनतम घात वाला, और लसब होता है अधिकतम घात वाला। अपन को मस्सब चाहिए, न्यूनतम घात कौन सी है, 3 की घात 7 सबसे कम है, तो 3 की घात 7 हो जाएगा इसका मस्सब, और उत्तर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और प्रश्न। अब यहां घातें ऋणात्मक है मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना। मस्सब में अभी भी अपन घात की बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम घात काम में लेंगे। सब में आधार समान है, आधार समान है, घातें सब में 5 की ही है, 5 की घात -7, 5 की घात -10, 5 की घात -13, लेकिन न्यूनतम घात चाहिए, घातें ऋणात्मक है, कौन सा मान कम है, थोड़ा सा आप सोच समझ के बताना मुझे। अच्छा कम कौन सा, माइनस का 7 कम है, माइनस का 10 कम है, या माइनस का 13। तो ऋणात्मक घात में ध्यान रखना, माइनस में जितना पद छोटा होता है, मैंने आपको ये बात नहीं बताई तो अभी बता देता हूं, ये यहां होता है 0, -1, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, यानी माइनस में जैसे जैसे मान बढ़ता है, वास्तविकता में वो मान उतना ही छोटा होता है। तो यहां सबसे छोटी घात हो जाएगी -13, तो सही उत्तर हो जाएगा 5 की घात -13। लसब में न्यूनतम घात काम में ली, सबकी घातें ऋणात्मक थी, तो सबसे छोटी घात हो जाएगी 5 की घात -13। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी थी कि घात ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है, वास्तव में वो उतनी छोटी होती। फिर से एक और छोटा सा प्रश्न आपके लिए ये रहा। अच्छा, फिर से समान संख्या की घातें लिखी हुई है, क्या बोला है यहाँ, 11 की घात 7, 11 की घात 9, 11 की घात 13। जब एक ही संख्या की घातें हो तो लसब कौन सा होता है, अधिकतम घात वाला। लसब होता है अधिकतम घात वाला, हाईएस्ट घात वाला इसका लसब होगा। और यहाँ अधिकतम घात कौन सी है, अधिकतम घात है 11 की घात 13। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान प्रश्न। फिर से वैसा ही प्रश्न, समान संख्या की घातें हैं लेकिन ऋणात्मक हैं, और लसब निकालना है। लसब, लसब कैसे निकलता है, अधिकतम घात। ऋणात्मक घातें हैं, देखो यहां भी 2 की घात, यहां भी 2 की घात, यहां भी 2 की घात, यहां घात -7 है, घात -9 है, घात -11 है। कौन सी घात अधिकतम होगी, ऋणात्मक घात में क्या होता है, घात का मान जितना छोटा होता है, वास्तव में वो मान उतना ही ज्यादा होता है। -11 यहां सबसे छोटी घात है, -9 उससे भी बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, 2 की घात -7। तो यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऋणात्मक घात दिखती छोटी है पर होती बड़ी है। ऋणात्मक संख्याओं में जो छोटी दिखती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। तो सबसे बड़ी घात हो जाएगी 2 की घात -7, ऑप्शन नंबर ए। चलो एक और प्रश्न है हमारे पास, यहां पे देखना, यहां ये है 3 की घात 2, इधर है 5 की घात 2, लेकिन इधर है 4 की घात 3। सबसे पहली बात, लसब मसब निकालते समय घातें हमेशा अभाज्य संख्या की हो।
तो यहाँ 3 की घात 2 तो ठीक है, या तो संख्याएं समान हो, इधर 4 है तो 4 अभाज्य है, नहीं 4 तो भाज्य है, तो 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर। और ऊपर वाली घात जो 3 है भाई, 4 को क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या 2 का स्क्वायर, और ऊपर वाला 3 इस घात से गुणा हो जाएगा, तो 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 5 की घात 2। बाकी दोनों पहले से अभाज्य थी, 4 भाज्य थी, तो 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, और जो घात पहले से थी वो गुणा में आ गई। तो क्या क्या पद बन गए, 3 की घात 2, अगला पद है 2 की घात 6, और अगला पद क्या है, 5 की घात 2। अब मसब में क्या करते हैं, मसब में सबसे पहली बात कॉमन आना जरूरी है। अभी न्यूनतम घात वाली विधि लगाई थी, लेकिन उसमें आधार समान था, यहां आधार समान है नहीं, है ना, इसमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा, पहले कॉमन लेते हैं फिर न्यूनतम घात लेते हैं, इस प्रकार अपन मसब निकालते हैं। पिछले प्रश्नों में क्या था, घातें समान थी, देखना जैसे यहां आपको मसब निकालना था तो सबका आधार 5 ही था, आधार समान था, इधर भी आधार 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इसलिए अपन ने डायरेक्ट न्यूनतम घात कर लिया। लेकिन जब आधार अलग अलग हो तो कॉमन लिया जाता है। लेकिन यहां देखो भाई, इधर घात किसकी बन रही है, इधर घात है 3 की, लेकिन अगली घात 2 की है, अगली 5 की है, तो तीनों में कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका मसब क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो मसब 1 होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ प्रश्न मैंने आपको लसब मसब के सॉल्व करवाए, जो बहुत ही बेसिक प्रश्न, और इसमें से रीट के एग्जाम में कई प्रश्न पहले से पूछे जा चुके हैं। और रीट के एग्जाम में इस लसब मसब और अभाज्य गुणनखंड से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और लगभग सारे प्रकार के प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस करवा लूंगा ऑनलाइन सेशन के माध्यम से। बस आप लोग इस सेशन में लगातार जुड़े रहे, और वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो अंत में फिर से यही कहना चाहूँगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर लें, इस वीडियो को जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही कहते हुए आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ, जल्दी फिर मिलेंगे नए लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।